प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में 10वीं क्लास के तीसरे अध्याय का एक टॉपिक है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसी टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे और इसके बारे में कुछ नई बातें सीखेंगे। सो यदि आपको कुछ नई बातें सीखनी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो आपको रैखिक समीकरण पता है और रैखिक समीकरण युग्म के बारे में भी पता है, तथा साथ ही आपको ये भी मालूम है कि रैखिक समीकरण युग्म का आप ग्राफ बनाकर हल कैसे निकाल सकते हो। पिछले वीडियो में ये सारी बातें हमने आपको बता रखी है। तो अभी सवाल ये उठता है कि जब हम रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाकर ग्राफ पर हल निकाल सकते थे, तब हमें बीज गणितीय विधि से हल करने की आखिर जरूरत ही क्या है। तो भाई जरूरत है, क्यों जरूरत है अभी बताते हैं। देखो, रैखिक समीकरण इस प्रकार से होते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे कुछ इस तरीके की संख्या मिलते हैं। मान लो 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा a और b का जो मान है ना, वह एक पूर्ण संख्या है, यानी कि न ही ये दशमलव में है और न ही कोई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब तो हम आसानी से ग्राफ बनाकर हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जब यहाँ पे हमें a और b का मान अपरिमेय संख्या मिल जाए, या फिर दशमलव में 3-4 अंक तक मिल जाए, जैसे कि 3.8762, इतनी बड़ी संख्या मिल जाए, तब हमको ग्राफ बनाकर हल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और जब अपरिमेय मिल जाएगी तब तो पूछो ही मत, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हम बीज गणितीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालना सीखेंगे। तो इसको हल करने के लिए टोटल 3 विधि है। पहली विधि है विलोपन विधि, नहीं, पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। हम तीनों विधियों पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि की ही बात करेंगे। ओके, बाकी की जो 2 विधियां बच रहे हैं ना, उसे हम नेक्स्ट 2 वीडियो में समझेंगे। तो देखो, आपको ये पॉइंट अगर आप देखोगे 3.4.1, ये वाला पॉइंट यदि आप अपने बुक में देखोगे 10वीं कक्षा की बुक में, तो आपको ये प्रतिस्थापन विधि देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां से भी चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू करो इस वीडियो को। तो हमें प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए हमें कुछ समीकरण युग्मों की आवश्यकता है। तो हम एक समीकरण युग्म ले लेते हैं 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ओके, ये पहला समीकरण होता है। और दूसरा हम ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये दूसरा समीकरण हुआ। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम किसी भी एक समीकरण को पकड़ते हैं। चलो हम दूसरे को ही पकड़ लेते हैं। तो इस समीकरण में हम x या y का मान निकालेंगे, चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो। अब जो भी हमें इस समीकरण से, दूसरे समीकरण से मान लो कि हमने x या y का मान निकाला, तो उसे हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो इसका प्रतिस्थापन विधि नाम हुआ है, क्योंकि हम एक समीकरण से मान उठाकर दूसरे समीकरण में उसे प्रतिस्थापित करते हैं, इसीलिए इसका ऐसा नाम भी पड़ गया। तो देखो, हम यहाँ पे आपको 2 तरीके से हल करके बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से। सर्वप्रथम इसी समीकरण में यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स इक्वल टू इस जो 2y संख्या है ना संपूर्ण, इसे हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 3 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अभी यक्स का मान हमें ये मिल गया 3 माइनस 2y। वहीं पे यदि हम इसी समीकरण को उठा के y का मान निकालते हैं, तो पहले लिख ही लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। y का मान निकालते तो x को हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ता, तो 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपान 2। तो चाहे हम y का मान निकाल के हल करें चाहे x का मान, मान लो कि हमने x का ही मान निकाला, तो x का ये जो भी मान प्राप्त हुआ है ना, अब ध्यान रखना है कि अब इस ये मान कौन से समीकरण में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जिस समीकरण को उठा के ये मान प्राप्त किया है, तो उस समीकरण को छोड़ के बाकी आप किसी में भी रख सकते हो। तो हमने फिलहाल समीकरण 2 को उठा के ये दोनों मान प्राप्त किए हैं, x वाला मान प्राप्त किया, तो हम इस x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। और यदि हमने 1 को उठा के मान निकाला होता है x या y का, तो हम उस मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समझ गए ना, यानी जिस समीकरण को उठा के हम x या y का मान निकालेंगे, उस समीकरण में हमें उसका मान नहीं रखना है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखो, हम सर्वप्रथम समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y होगा। ठीक है, अब ये मान जो हमें मिला है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखो, 2 में नहीं रखना है, 1 में रखेंगे। तो 1 में रखेंगे तो 7x माइनस
15y इक्वल टू 2। समीकरण 1 को देखो तो यहाँ पे यक्स है, तो यहाँ पे जो यक्स है ना, इसी यक्स के स्थान पे हम ये मान रख देंगे 3 - 2y। यहाँ पे लिखेंगे 7, यक्स के स्थान पे हमें 3 - 2y लिखना था। ओके, और माइनस में ये 15y है इक्वल टू में 2। इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो 7 अभी ब्रैकेट को हटाओगे तो 7 × 21 माइनस 7 दूनी 14y, और माइनस में ये 15y तो है, 15y इक्वल टू 2। ये 21 को उधर ले जाएंगे तो 2 के साथ देखो, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 4 9 और 1 1 2 29y माइनस में 29y इक्वल टू में ये 21 उधर जाएगा तो ये 2 के साथ माइनस होगा, कुल मिला के 2 - 21 होगा। तो हम डायरेक्ट माइनस में 19 लिख लेते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 19/29। अब हमें जब y का मान हमें प्राप्त हो गया तो अब इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। ओके, हमें यक्स का मान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। चलो हम समीकरण 1 में ही रख के देख लेते हैं, हम किसी में भी रख सकते हैं, चलो 2 में, इसी में रख लेते हैं 2 में। तो यक्स इक्वल टू देखो 3 - 2 है, और y का हमने अभी मान क्या निकाला 19/29। ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे 2 × 19/29। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा यक्स का। ये 3 - 19 दूना 38/29। तो 29 तिहाइयाँ कितना होगा, 29 तिहाइयाँ 9 × 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 87 87 - 38/29। ओके, इसे हम मिटा दें तो 87 में से अभी 38 घटा देते हैं तो 17 में से 8 गया, 9 8 17 और 7 में से 3 गया 4 4 3 7 49। तो इसका मान हमें मिल गया 49/29। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से मान निकाल सकते हो। अभी हम ये समझेंगे कि हमें प्रतिस्थापन करने के लिए कब क्या करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम प्रतिस्थापन करेंगे कोई भी संख्या तो इधर क्या रहेगा, प्रतिस्थापन करने पे उधर क्या होगा। तो देखो कुल मिला के इसी समीकरण से बात करते हैं। मिला के हम इस 15y को ट्रांसफर करके आपको बताएंगे। जरूरी नहीं कि हम LHS से RHS में ही ले जाएं, हम संख्या RHS को LHS में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर करने की शर्त यह है कि अगर इधर संख्या माइनस में रहेगी, किसी भी तरफ अगर माइनस में रहेगी तो उसे यदि हम ट्रांसफर में करेंगे तो वो संख्या ट्रांसफर होने के बाद प्लस में लिखी जाएगी। ओके, और यदि संख्या इधर गुणा में है तो उधर माइनस, उधर ट्रांसफर होने के बाद भाग में जाएगी। देखो माइनस में है तो ट्रांसफर होने के बाद प्लस में लिखी जाती है, प्लस में है तो ट्रांसफर होने के बाद माइनस में लिखी जाएगी। यदि गुणा में है तो ट्रांसफर होने के बाद भाग में लिखी जाएगी, और भाग में है तो ट्रांसफर होने के बाद गुणा में लिखी जाएगी। ओके, अब चाहे आप इधर से इधर ट्रांसफर कर लो चाहे इधर से इधर ट्रांसफर कर लो, ये चीज़ हमेशा पालन होता है इस चीज़ का या फिर इस नियम का। कंफर्म है। अभी कुछ बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो गलती कुछ इस प्रकार की होती है। चलो ये y है, मान लो कि यहाँ पे 7/2 है। ठीक है, 7/2x - 15y इक्वल टू 2। तो इस प्रकार में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये 2 जो है इसके साथ भाग में है तो हम इसे डायरेक्ट उधर ट्रांसफर कर दें। तो वो कुछ इस तरीके से 7x - 15y इक्वल टू, इधर देखते हैं भाग में है तो उधर ट्रांसफर कर देंगे, गुणा में लिख देंगे। तो ये आपका जवाब सही नहीं है। इसको ट्रांसफर करने के लिए ये जो देखो, ये संपूर्ण LHS के साथ गुणा में होनी चाहिए, सॉरी भाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या भाग में है 2। तो जब तक ये संपूर्ण संख्या के साथ भाग में नहीं होगा, LHS या RHS जिधर भी होगी, तब तक ये ट्रांसफर ही नहीं होगा। अगर हम सिर्फ इसे देखें कि क्या हम 2 को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, अभी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 2 है ना सिर्फ और सिर्फ एक संख्या के साथ भाग में है, दूसरी संख्या के साथ है ही नहीं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं के साथ इसे भाग में रखना पड़ेगा। तो इसे हम 15/1 करेंगे और दोनों का LCM लेंगे। तो ये 7x - 30y हो जाएगा इक्वल टू 2। अब ये 2 ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 है 7x के साथ भी भाग में है और 30y यानी दोनों संख्याओं के साथ भाग में है। अब ये ट्रांसफर हो सकते हैं उधर, अब ये ट्रांसफर होगा तो 7x - 30y इक्वल टू 2 दूनी 4। ये आपका ट्रांसफर करना सही हुआ, यानी कि प्रतिस्थापन करना सही हुआ। अभी कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे 7x गुणा में है तो हम इस 7 को ही उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर से आप गलती करोगे, क्योंकि जो ये 7 है ना ये सिर्फ यक्स के साथ गुणा में है, इस वाली संख्या के साथ गुणा में नहीं है। तो हम सिर्फ 7 को ट्रांसफर अभी नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब ये संपूर्ण संख्या के साथ गुणा में हो। तो अभी देखो इसको सॉल्व करने का सही नियम क्या बनता है,
7x इधर रखो। देखो x का मान निकालना है तो इधर x रखना पड़ेगा, और मान लो कि y का मान निकालना हो, चलो y का मान हम निकालते हैं, तो हमें -15y इधर रखना पड़ेगा, बाकी सभी संख्या उधर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो -15y रखते हैं तो ये 2 - 7x होगा। देखो ये संपूर्ण संख्या इधर आया है, संपूर्ण संख्या इधर प्लस में थी, उधर जाके माइनस में। अब y इक्वल टू ये, अब 15 देखो -15 जो है इधर गुणा में है ना, गुणा में है तो इधर आके दोनों संख्याओं के साथ भाग होगी, ये नहीं कि किसी एक संख्या के साथ आप भाग दे दो। 2 - 7x अपान में 15 -15। अब ये सही है, किसी एक संख्या के साथ अगर भाग में लिखते तब आपका गलत होता। ठीक है, कंफर्म है ना। प्रतिस्थापन विधि बस इतना ही है। आपको जो कुछ भी हमने बताया, यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तब आपको ये प्रतिस्थापन विधि बहुत ही सरल लगने लगेगी। अभी वैसे आपको 9वीं कक्षा में भी प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया गया होगा, फिर भी हमने आपको इधर बता दिया क्योंकि आपकी बुक में दिया गया था। तो यही होता है प्रतिस्थापन विधि। चलो हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि आप थोड़ा और समझ पाओ। तो देखो एक और समीकरण युग्म लेते हैं, तो 3x + 2y = 12 पहला समीकरण। दूसरा ले लेते हैं 4x + y = 11। ठीक है, तो अभी हम इसका हल निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो कैसे निकलता है। हम कोई भी समीकरण उठा, ये दूसरा है, हम दोनों में से कोई भी समीकरण उठा सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो हम समीकरण 2 को उठाते हैं। अब हमने मान लो समीकरण 2 को उठा लिया, तो इधर लिख लें 4x + y = 11। समीकरण 2 को ले लिया। अब हमारी फिर से चॉइस है कि हम चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें। अभी यदि हम x का मान निकालेंगे तो हमें y के पदों में आएगा, और y का मान निकालेंगे तो x के पदों में आएगा। तो देखो y का मान निकालें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, y इधर सिर्फ y बचेगा, बाकी ये संख्या उधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो 11 - 4x, क्योंकि 4x उधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हुआ। तो ये y का मान हमने निकाल लिया। देखो इधर y के साथ कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए। जब तक कोई संख्या रहेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने मान निकाल लिया है। या फिर हम इसी समीकरण में 4x + y = 11, इसी समीकरण में हम x का भी मान निकाल सकते थे कुछ इस तरीके से। x का मान निकालना है तो 4x को इधर रखना पड़ेगा और y को उधर ले जाना पड़ेगा, 11 - y। अभी इस देखो सिर्फ और सिर्फ हमें x चाहिए, तो ये अभी 4 भी x के साथ गुणा में है तो ये 4 भी उधर चला जाएगा। x = 11 - y, देखो इधर गुणा में है तो ये दोनों संख्याओं के साथ इधर आके डिवाइड में होगा। ठीक है, 4। ठीक है, तो देखो y का भी मान निकाल लिया, x का भी मान निकाल लिया। हमारी इच्छा है कि हम कोई भी मान निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अगर y का मान निकाला है तो इसे अब हमें समीकरण 1 में ही रखना पड़ेगा, हम 2 में अभी नहीं रख सकते। यदि आप 2 में रखोगे तब दोनों तरफ 0 हो जाएगा, तो हमें किधर रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में। यदि हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालते तो हमें समीकरण 2 में रखना पड़ता। फिर जो हमें मान मिलेगा उसे किसी भी समीकरण में रख दो, आपका प्रतिस्थापन विधि मतलब आपके दोनों मान कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलो हम फिलहाल y का ही मान निकालते हैं। ठीक है, तो y का मान हमने निकाला है 11 - 4x। आपको पता है हमें इसको किधर रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो 1 में रखते हैं। 3x + 2y, तो 3 × x का मान क्या है, 3x तो रहेगा ही, +2 × y इधर है ना, और यहाँ पे हमने y का मान निकाला है तो y के स्थान पे लिखना पड़ेगा। क्या मान है, 11 - 4x, 2 × 11 - 4x। इसे ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि ये जो 2 है ना वो 11 के साथ भी मल्टीप्लाई में होना चाहिए, 4 के साथ भी, = 12। 3x + 11 दूना 22 - 4 दूनी 8x = 12। ठीक है, इधर हमें सिर्फ और सिर्फ x वाली संख्या रखनी है। तो 8x माइनस में, 3x प्लस में, तो 5x माइनस में होगा, = ये 22 उधर जाएगा तो माइनस में 10 होगा। ठीक है, x = +2, ये मान हो गया। अब जब x का मान हमें कन्फर्म हो गया है तो अब हम इसका मान किसी भी समीकरण में लिख दें, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में। फिलहाल 2 को तो मैंने मिटा ही दिया है तो 1 में ही रख देते हैं। तो 1 में रखते हैं x का मान, तो 3x + 2y = 12। x कितना निकल के आया, 2, तो यहाँ पे 3 × 2 हुआ +2y = 12। 3 दूनी 6 +2y = 12। 6 उधर जाएगा तो 2y = 12 के साथ घटेगा तो 6 बचेगा। y = ये 2 इधर गुणा में उधर भाग में जाएगा। ठीक है, तो 6/2 होगा, कुल मिला के 3। ठीक है, तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3। तो इस तरीके से आप कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप आगे के क्वेश्चन देखना, कौन सी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.3 है क्या शायद, हाँ नहीं 3.3 है। तो आप 3.3 के क्वेश्चन आप अपने से लगाने की कोशिश करो, या फिर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे तो आप उसे भी देख सकते हो। तो आई होप कि हमने आपको प्रतिस्थापन विधि में जितनी भी बातें बताया सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और हो सके तो
टाइम फ्रेम के साथ बता देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो करते हैं यहीं पे वीडियो को समाप्त। तो वीडियो हो सके तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही आगे की वीडियो देखने के लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में, करते हैं समाप्त वीडियो को। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।